जैसे ही फोन के गिरने की आवाज गर्वित के कानों में पड़ी, वैसे ही गर्वित ने मुड़ के देखा। उसे लगा कि उसकी परेशान करने वाली औरत होगी, लेकिन वो एक बार फिर चौंक गया और निराश हो गया जब उसने वहां पर सिर्फ सूरज को देखा था। अरे उठ गया तुम? सूरज ने झुकते हुए अपना फोन जमीन से वापस उठाया। उसके स्क्रीन को देखते हुए और उस गेम में अपनी दूसरी चांस का इंतजार करते हुए उसके कदम सीधे गर्वित की तरफ बढ़े। गर्वित के पास जाते ही सूरज ने सबसे पहले अलार्म बजाया, जिससे डॉक्टर और नर्स आकर गर्वित को चेक कर सके, और उसके बाद अपने सामान्य अंदाज में गर्वित से पूछा, अब तुझे कैसा लग रहा है? ठीक महसूस कर रहा है? गर्वित ने अपने चेहरे से निराशा को छुपाते हुए और अपनी पीठ को सहारा देते हुए बेड की दीवार से सटा लिया था। गर्वित ने सूरज के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसने सूरज से सवाल करते हुए पूछा, मेरी परेशान करने वाली औरत कहाँ है वो? अरे संजना! इससे पहले कि सूरज आगे कुछ बोलता और गर्वित को बता पाता कि संजना नहीं, उसे मैसेज करके यहां बुलाया है, गर्वित ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं परेशान करने वाली औरत की बात कर रहा हूं, संजना की नहीं। यार, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या संजना परेशान करने वाली औरत नहीं है? सूरज के मन में ऐसे कई विचार आए, लेकिन वो जानता था कि गर्वित से अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए सूरज ने कहा, उसने मुझे आज सुबह ही मैसेज किया था कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो चली गई। उसी ने तो मुझे तेरे बारे में बताया और तेरा ध्यान रखने के लिए इधर आने को बोला। उसने तुझे मैसेज किया? आमतौर पर गर्वित इस बात के लिए चिंतित नहीं होता, लेकिन अभी समय कुछ और ही चल रहा था और गर्वित को कुछ और ही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये देखना, ये रहा मैसेज। ये बोलते हुए सूरज ने अपना फोन गर्वित के हाथ में दे दिया था। आगे अपनी बात को खत्म करते हुए सूरज ने कहा, उस मैसेज को पढ़कर मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और कहा कि वो अभी बात नहीं कर सकती। मुझे लगा कि अस्पताल में तेरे पास होगी, इसलिए बात नहीं कर सकती होगी। उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस सीधा तेरे पास आ गया। बिना कुछ बोले गर्वित का ध्यान सूरज के मोबाइल की स्क्रीन पर था। गर्वित ने सूरज और संजना के बीच हुई बातों को पढ़ा। सूरज को उसका फोन वापस देने के बाद गर्वित खिड़की से बाहर झांकने लगा था। सूरज ने अपने फोन को जेब में डालते हुए गर्वित से पूछा, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है क्या? गर्वित ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन सूरज के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। तकिए के आजू बाजू अपने हाथ को चलाते हुए गर्वित ने अपने फोन को ढूंढने की कोशिश की, और जब फोन मिला तो सबसे पहले संजना को मैसेज करते हुए पूछा, संजना, क्या तुम्हारा काम हो गया? जब से आशना लेडीज क्लब के रूम नंबर 201 से बाहर आई थी, वो फोन टेबल पर ही पड़ा था, और जब अचानक बजा तो गौरी गुप्ता और संजना की नजर फोन पर ही थी। संजना ने उस फोन को उठाते हुए स्क्रीन की तरफ देखा तो वहीं गौरी गुप्ता के चेहरे पर शंका के भाव थे। गर्वित ने मैसेज किया कि क्या मेरा काम हो गया है क्या? संजना ने गर्वित के मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, अभी तक नहीं। मैसेज करने के बाद संजना को वो सब कुछ याद आया जो आशना ने उसे गर्वित के बारे में बताया था। संजना ने अपने फोन के मैसेज बॉक्स में कुछ शब्द लिखे, क्या तुम उठ गए? अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हो ना एकदम? और गर्वित को एक और मैसेज भेज दिया था। जब गर्वित ने वो मैसेज देखा तो उसके कलेजे में ठंडक का एहसास पहुंचा था। उसके चेहरे से शिकन और चिंता गायब हो गई थी, और उसका दिल संजना ने उसका जवाब देते हुए लिखा, हाँ मैं रखूंगी, और एक स्माइल वाला इमोजी के साथ गर्वित को मैसेज भेज दिया था। संजना ने फोन को वापस से टेबल पर ही रख दिया और गौरी गुप्ता की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि उस गरीब लड़की ने हमारी बातों को सुन लिया जब तुमने कहा कि वो तो गर्वित के लिए महज उसके शरीर की गर्मी को बिस्तर पर निकालने के लिए महज एक खिलौना है? मुझे लगता है कि उसने सुन लिया। अपने हाथ में चाय का कप पकड़ते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए गौरी गुप्ता ने कहा, शायद वो ऊपर आ चुकी थी जब हमने उस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू किया था, और जब वो कमरे में आई तो उसकी आंखें हल्की लाल थी। शायद वो हमारी बातों को सुनकर ही रोई होगी। अच्छा ही है, जब उसने ये सब सुन ही लिया तो अब गर्वित के आसपास भी नहीं मंडराएगी। संजना एक लंबी बीमारी से उभरी थी और उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे रहा था,
लेकिन उसकी जिंदगी से अब चिंता के सारे बादल हट चुके थे और संजना के दिल में इतना सुकून था। आज इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर बिना शिकन की मुस्कुराहट को देखा गया था। अपनी आंखों में उत्सुकता लिए संजना ने गौरी गुप्ता को देखते हुए कहा, गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो कुछ भी किया ना मेरे लिए, और तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारे आइडिया की वजह से ही सब कुछ इतनी आसानी से निपट गया। जब उस दिन तूने मुझे कॉल किया था ना, मैं अमेरिका में जब थी, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं सब इतना खराब लग रहा था। लेकिन तुम तो वाकई में बहुत चतुर और होशियार हो। कैसे तुमने चोरी छुपे गर्वित और सूरज की बातें रिकॉर्ड भी कर ली और उन्हें पता भी नहीं चलने दिया। वाह गौरी वाह। ओह प्लीज संजना, यही तो मेरा काम था। मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूं, तुम्हें हर मुश्किल से बचाना ही मेरा काम है। कई चीजें एक समय में काम नहीं करती है, लेकिन कौन जानता है कि वो भविष्य में भी काम नहीं करेगी। ये कहने के बाद गौरी गुप्ता रुक गई थी, लेकिन उसके होंठ अभी भी फड़फड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मुंह में किसी बात को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और शिकन के भाव भी दिखने लगे थे। तभी अचानक से गौरी गुप्ता के मुंह से एक शब्द बाहर निकला। लेकिन जब संजना ने देखा कि गौरी गुप्ता बीच में ही बोलते बोलते रुक गई है, तो संजना ने चौंकते हुए गौरी गुप्ता से कहा, लेकिन क्या? देखो, जो वीडियो हमने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया ना, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ खास असर हुआ है। हमारा मकसद था कि तुम्हारा और गर्वित का रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, जिससे उसे कभी ये पता ही नहीं चल सके कि तुम्हारी कोई हमशक्ल थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसका कल एक्सीडेंट हुआ है। भले ही हमें ये नहीं पता कि वास्तव में हुआ क्या है, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब तक गर्वित मुसीबत में था, तो उस गरीब लड़की ने कुछ तो ऐसा किया है। वरना तुम्हें तो गर्वित का गुस्सा पता ही है। वो आगे से तुम्हें मैसेज क्यों करेगा? अगर उसने उस वीडियो में तुम्हारे मुंह से अपने बारे में इतना कुछ सुना होगा तो। गौरी गुप्ता के हाथ चिंता के मारे सीधे अपने सर पर चले गए थे। जैसा गौरी गुप्ता ने सोचा था, चीजें उस हाल में और उनकी मर्जी से नहीं हो रही थी और बस उसका सर दर्द से फटने लगा था। अपने हाथों से अपना सर दबाते हुए गौरी गुप्ता ने आगे बोलते हुए कहा, भगवान का मार्ग हमेशा मनुष्य से बेहतर होता है। अगर वो हमें इस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक ही है, हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे डर है कि गर्वित तुमसे लगातार संपर्क करने की कोशिश करेगा। तुम सावधान रहना। उसे कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई विकल्प था और तुमने उसका इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा काम लेकर आऊंगी, जिससे तुम छोटे राजमहल से दूर रहो। जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, और गर्वित से जितना कम मिलोगी उतना सुरक्षित रहोगी। उसे वो भावनाएं रखने दो जो उसे उस गरीब लड़की ने दी है, क्योंकि गर्वित कुछ समय के लिए सेना में रह चुका था, इसलिए उसका शरीर बहुत मजबूत था। होश आने के बाद वो जल्दी ही ठीक होने लगा था। उसकी परेशान करने वाली औरत लगता है काफी बिजी थी और गर्वित के मैसेज का बहुत कम जवाब देती थी। कभी कभी वो गर्वित के लिए थोड़ा समय निकालती थी और मैसेज करती थी, लेकिन ये सब बहुत कम समय के लिए ही हो पाता था। जब से गर्वित को पता चला था कि उसकी परेशान करने वाली औरत असली संजना नहीं है, उसके मन में इनसिक्योरिटी रहती थी। गर्वित को अभी कुछ और दिन अस्पताल में ही रहने को बोला गया था, लेकिन उसने सूरज से अस्पताल के सारे पेपर वर्क का काम खत्म करने के साथ साथ उसे बुधवार सुबह तक जोधपुर ले चलने को कह दिया था, क्योंकि उसकी परेशान करने वाली औरत ने उसे मंगलवार को छोटे राजमहल आने को कहा था। गर्वित बुधवार को दोपहर के ठीक पहले छोटे राजमहल पहुंच गया था। नौकर गोपाल छोटे राजमहल में ही था। उसे नहीं पता था कि गर्वित का कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब नौकर गोपाल ने छोटे राजमहल में गर्वित के कार की घुसने की आवाज सुनी, तो वो गर्वित को ग्रीट करने के लिए दौड़ता हुआ बाहर चला गया था। जैसे ही गर्वित कार से बाहर निकला, नौकर गोपाल ने गर्वित के सर को पट्टियों से बांधा हुआ पाया और चौंकते हुए तुरंत गर्वित से बोला, गर्वित साहब, क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? ज्यादा लगी है क्या? क्या मैं डॉक्टर शर्मा जी को बुलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद गर्वित ने अपना जैकेट नौकर गोपाल को थमाया और झुकते हुए अपने जूते उतारते हुए एकदम धीमे अंदाज में नौकर गोपाल से पूछा, क्या मेरी बीवी घर आ गई है? मिसेस भी सुबह ही यहां पहुंची, लेकिन ज्यादा देर रुकी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो डिनर तक वापस आ जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि हां, वो आ जाएंगी। नौकर गोपाल ने गर्वित के सवाल का जवाब दिया। गर्वित ने गर्दन हिलाते हुए नौकर गोपाल को यह संकेत दिया कि उसने
उसकी बात सुन ली है, लेकिन गर्वित के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। जूते बदलने के बाद गर्वित सीधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था कि तभी नौकर गोपाल ने उसे पीछे से बुलाते हुए कहा, गर्वित साहब, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? आप जो भी बोलेंगे वो मैं बना दूंगा। जब नौकर गोपाल को एहसास हुआ कि गर्वित की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, तो उसे संजना की वो रेसिपीज याद आई जो संजना ने कुछ दिन पहले नौकर गोपाल को दी थी। गर्वित के पीछे पीछे ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए नौकर गोपाल ने गर्वित से कहा, मिसेज ने अपनी कुछ रेसिपीज लिखी है, मेरे पास सारा सामान भी है। ये कैसा रहेगा कि लंच में मैं आज उन्हीं की एक रेसिपी बनाऊं? सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गर्वित के पैर अचानक रुक गए थे। कुछ दिनों से वैसे ही गर्वित के दिल में काफी इनसिक्योरिटी थी और अभी नौकर गोपाल के मुंह से निकले शब्दों ने उसकी इनसिक्योरिटी को और भी ज्यादा भयानक कर दिया था। गर्वित ने अचानक पीछे देखते हुए नौकर गोपाल से असमंजस में पूछा, क्या क्या बोला तुमने अभी? उसने तुम्हें अचानक से अपनी रेसिपीज लिखकर क्यों दी? मिसेज ने मुझे आपके लिए खाना बनाने सीखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो व्यस्त हो जाएंगी तो आपके लिए बना नहीं पाएंगी। नौकर गोपाल ने ठीक वही कहा जो संजना ने उसे बोलने के लिए कहा था। जब भी उसे वक्त मिलता तो वो मेरे लिए खाना बना सकती थी। उसने नौकर गोपाल को मेरे लिए खाना बनाना सीखने को क्यों कहा? जैसे ही गर्वित के मन में यह विचार आया, ऐसे ही गर्वित चिंतित दिखाई देने लगा था और उसने तुरंत नौकर गोपाल से पूछा, क्या वो तुम्हें थोड़ी अजीब और परेशान लग रही थी जब उसने तुम्हें यह कहा था? नौकर गोपाल ने उस दिन का दृश्य सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। पीछे वाले गार्डन से भी उन्होंने छोटे राजमहल के फूल तोड़े थे। नौकर गोपाल के मुंह से यह सुनकर गर्वित को थोड़ा अच्छा लगा था। उसके मुंह से ओह बाहर आया और उसके बाद वो बिना कुछ बोले बस सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया था। क्या गर्वित की इनसिक्योरिटी ने उसे जवाब दे दिया था? क्या गर्वित को किसी चीज का शक होने लगा था? क्या गर्वित अपने शक को दूर करने के लिए जांच पड़ताल करेगा? गर्वित की जांच पड़ताल से उसे क्या मिलेगा? क्या होगा जब संजना पहली बार गर्वित का सामना करेगी? क्या गर्वित को उसकी हरकतों से सब कुछ पता चल जाएगा? उसके बाद क्या होगा? आशना अपने दिन कैसे निकालेगी? क्या उसे गर्वित की याद नहीं आएगी? इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।